नमस्कार, हिंदी की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम ल्हासा की ओर पाठ के दूसरे भाग को समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ मालूम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यह यात्रा तो राहुल जी ने 1929 में की थी और तब तो तिब्बत पूरी तरह से स्वतंत्र था। क्या अब भी तिब्बत स्वतंत्र है? थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। तिब्बत ने खुद को स्वतंत्र घोषित किया 1912 में और 1950 में चीन ने तिब्बत पर हमला कर दिया। 1951 में क्या हुआ? एक समझौते में तिब्बत आधिकारिक तौर पर चीन का हिस्सा बन गया। तो अब तिब्बत की सरकार कैसे चलती है? अब तिब्बत की सरकार ऐसे चलती है कि तिब्बत की निर्वासित सरकार हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से अपनी सरकार को चलाती है और धर्मशाला में ही उनका मुख्यालय है। निर्वासित जिसको अपने ही भूभाग से निकाल दिया हो। तो बच्चों, बहुत सारे शरणार्थी तिब्बती हमारे देश भारत में भी रहते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं और पाठ को समझते हैं। हमने अभी तक समझा था तिब्बती समाज के बारे में। यह यात्रा कब की थी लेखक ने? 1929 में लेखक ने यह यात्रा की थी। तिब्बती समाज जिसमें छुआछूत नहीं है, जिसमें जाति प्रथा नहीं है, जिसमें पर्दा प्रथा भी नहीं है। हमने तिब्बती चाय के बारे में जाना, वहां की प्रसिद्ध बटर टी बनानी भी तो सीखी थी कि किस तरीके से वह चाय को मथते हैं, उसमें नमक, सोडा और मक्खन डालकर चाय को बनाते हैं, बिल्कुल दूध जैसे रंग की। फिर हमने जाना लेखक का छद्म रूप, यानी कि बनावटी रूप, यानी कि एक नकली रूप, जो कि एक भिखारी का वेश था। दरअसल ऐसा था क्यों? इसके पीछे कारण यह है कि 1929 में जब राहुल जी ने यह यात्रा की थी, तब तिब्बती जो है उनका जीवन बहुत ही शांत और शिष्ट था, और अभी भी है। तिब्बती बहुत शांत और शिष्ट होते ही हैं, लेकिन वह जो अपना खेती का पुराना ढंग इस्तेमाल करते थे, साथ ही साथ जरूरत भर का जीविका का काम किया, यानी कि रोजी धंधा किया। उसी संतोष से अपने जीवन को शांत तरीके से जीना ही उनका लक्ष्य होता था। इसलिए वह नहीं चाहते थे कि 20वीं शताब्दी के जो भी बदलाव हो रहे हैं उनके शांत जीवन में कुछ हलचल मचाएं, कुछ हलचल करें। इसलिए वह विदेशियों से झिझकते थे और यही कारण था वह विदेशियों को अपने देश में बिल्कुल भी नहीं आने देते थे। तो लेखक को डर था, अगर उनके बारे में पता चल गया कि वो विदेशी हैं यानी कि भारतीय हैं, तो उनको वहीं से वापस भारत भेज दिया जाएगा। इसलिए उन्होंने जो था रूप बनाया एक भिखारी का। इसके बाद हमने समझा था कि विकट डांडा थोंगला कैसा है, वहाँ की ऊंचाई कितनी ज्यादा है, वहां पर हथियार कानून की क्या स्थिति है, और किस तरीके से वहां पर अगर ऊंचाई पर खून हो जाए तो कोई भी कानून नहीं है और कोई पूछने वाला नहीं है कि किसकी हत्या हो गई। तो अब इस थोंगला को पार करना है। क्यों करना है? क्योंकि थोंगला को पार करके ही तो पहुंचेंगे लंगकोर, जो कि लेखक का अगला पड़ाव है। तो चलिए, पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी। अब इतना ऊंचा पहाड़ चढ़ना है तो लेखक ने क्या कहा कि भाई कैसे चलेंगे? तो 16-17 मील चलना है। 16-17 मील लगभग 25 किलोमीटर होते हैं। तो उन्होंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंगकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लेते हैं, सामान रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। तो उनका अगला पड़ाव क्या था, यानी कि रुकने का स्थान क्या था? लंगकोर। अब वो डांडे के ऊपर पहुंच गए। तो वहां से उन्होंने क्या नजारा देखा, वो सौंदर्य भी देखते हैं। भीटा क्या होता है? टीले के आकार की ऊंची जमीन को भीटा कहते हैं। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। श्वेत मतलब सफेद रंग के। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। क्यों थे ऐसे? क्योंकि ना तो उन पर बर्फ की सफेदी थी और ना ही किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। तो ये खूबसूरत नजारा, ये नजारा कहां से देखा गया? 17-18 हजार फीट ऊंचाई पर खड़े होकर लेखक ने खुद देखा। तो चलिए अब लोगों की मान्यता को जानते हैं जो कि डांडे से संबंधित है। जब वो बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंच गए, सर्वोच्च स्थान पर पहुंच गए, तो उन्होंने देखा कि वहां पे डांडे के देवता का स्थान है।
अब ये डांडे के देवता का स्थान कैसे बनाया गया था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ देर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। लेखक की यात्रा में क्या बाधा आई और वो किस प्रकार राह से भटके। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। लेखक घोड़े पे चल रहे थे। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। लेखक को लगा थका हुआ घोड़ा है, इसको मारूंगा नहीं। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया, यानी कि जो उनके साथी थे, सुमति प्रज्ञा थे, वो सब बहुत आगे चले गए। अब ये घोड़ा चल रहा था धीरे धीरे, तो लेखक पिछड़ गए। अब लेखक को कैसा महसूस हुआ। मैं डोंकी वकस्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। अब ये डोंकी वकस्तों कौन है? दरअसल स्पेन के एक उपन्यासकार हैं जिनका नाम है सार्वेतेज। उन्होंने एक उपन्यास लिखा जिसका नाम है डॉन क्विक्सोट, और इस उपन्यास का नायक है डोंकी वकस्तो, जो घोड़े पर ही चलता था। किस पर चलता था? घोड़े पर। अब इतनी देर से लेखक घोड़े पर चले जा रहे हैं, तो उनको कैसा महसूस हुआ? बिल्कुल डोंकी वकस्तो जैसा महसूस हुआ। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया, तो लेखक किस तरफ चले गए? बाएं का रास्ता लेकर बहुत आगे निकल गए। अब क्या हुआ? लेखक को तो जाना दाहिने तरफ था और लेखक चले गए बाएं ओर। लेकिन जब वो आगे पहुंचे तो उन्होंने एक घर से शुक्र है कि पूछ लिया कि लंकोर का रास्ता कहाँ पर है। तो पता चला कि अरे वो तो दाहिने वाला था। वापस लौट कर आए, बाहिने रास्ते से वापस लौट कर आए और अब चले दाहिने रास्ते की ओर। तो क्या हुआ, 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। भाई मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। एक तो गुस्से में तो वैसे ही चेहरा लाल हो जाता है, तो पूरा चेहरा सुमति प्रज्ञा का लाल हो गया था। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो देर रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। अरे मैं तो शाम तक आ तो गया, मुझे तो अभी भी आने की उम्मीद नहीं थी। और यहाँ पर सुमति प्रज्ञा ने कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर करके परेशान हो गया। इसका कारण एक चिंता थी कि जो राहुल जी हैं, यानी कि जो लेखक हैं, वो इस क्षेत्र में बिल्कुल नए हैं, अनजान है इस क्षेत्र से। आखिर वो क्या रह गए, उनके साथ क्या हो गया होगा। तो चिंता के कारण उनको बहुत गुस्सा आ गया था। अब ये कंडे क्या होते हैं? गाय या भैंस के गोबर से बने उपले, जो कि ईंधन के काम आते हैं। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। तो लेखक का यानी राहुल जी का उत्तर सुनकर सुमति प्रज्ञा शांत भी हो गए। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया कि लंकोर तक के सफर की तैयारी की गई, घोड़े वगैरह का इंतजाम किया गया, डांडे से संबंधित लोगों की मान्यता भी हमने जानी, वहां पर देवता का स्थान था। लेखक की यात्रा में बाधा और राह से भटकना, किस तरीके से वह राह से भटक गए और किस तरीके से उनका घोड़ा बहुत सुस्त हो गया था और बाकी सबसे पिछड़ गया था। घोड़े पर सवार होकर गलत रास्ते पर जाने के कारण देर हो जाने की वजह से लेखक को सुमति के गुस्से का भी तो सामना करना पड़ा था। तो यह सब तो हुआ लेखक के साथ। चलिए हम जानते हैं कि लंकोर में क्या हुआ। अब लंकोर में एक बहुत अच्छी बात यह हुई कि वह अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे, इनके सुमति प्रज्ञा के, क्योंकि सुमति प्रज्ञा तो कई बार तिब्बत आ जा चुके थे, तो यहाँ पर उनको अच्छे यजमान मिले। अब यजमान कौन होते हैं? वह व्यक्ति जो धर्म संबंधी कार्य करवाता है उसको यजमान कहते हैं। तो उन्हें वहां पर खाने को क्या मिला? पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्मा गर्म थुकबा भी तो मिला। चाय सत्तू और ये है थुकबा। तो सत्तू क्या होता है? देखिए, जब जौ को या चने के आटे को खूब भून दिया जाता है तो सत्तू बन जाता है। और थुक्पा क्या होता है? सत्तू या चावल के साथ मूली, हड्डी और मांस के साथ पतली लेई की तरह पकाया गया खाद्य पदार्थ।
हम कह सकते हैं चावल की कई चीजें मिला करके बनाई गई पतली सी खिचड़ी को भी हम थुक्पा कह सकते हैं। तो यह खाने को मिला लेखक को। तो चलिए अब है आपके लिए कुछ अभ्यास कार्य। पाठ में हमने सैर की तिब्बत की। तो लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गए थे, क्या कारण था? और एक बहुत ही मजेदार प्रश्न है, यदि किसी दिन आप घर देर रात पहुंचे और इस बात पर आपके माता पिता गुस्सा करें तो उनके गुस्से के पीछे क्या क्या संभावित कारण हो सकते हैं? विचार कीजिए और इनके उत्तर लिखिए। आप लिखिए इनके उत्तर। मैं लेती हूँ आप सबसे विदा। धन्यवाद।